जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। हम लोगों का मौलिक अधिकार क्या है, तो हम लोगों ने बहुत से चीज़ को कवर कर लिया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 31 मतलब संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 31 मतलब संपत्ति के अधिकार तक को हम लोग कल देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 31 मतलब इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, इसको अब 300 क में रखा गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरे हमारे जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक में, वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान को की रक्षा कौन करता है, उसका गारंटर कौन होता है, तो अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 क्या होता है। तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इसमें बोला गया है संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार में इसमें देखिए, इसको आत्मा बोला गया है, भारतीय संविधान का आत्मा बोला गया है। दूसरा, इसका भारतीय संविधान का हृदय भी बोला गया है। तीसरा इसमें संरक्षण भी बोला गया है, भारतीय संविधान का संरक्षक भी इसको बोला गया है। चौथा क्या है, इसका प्रतिभूति भी बोला गया है। ठीक है, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, एक सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी की तरह देख सकते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको भारतीय अनुच्छेद 32 को क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, इसमें है संवैधानिक उपचार। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये आपके मौलिक अधिकार को कोई भी तरह का अगर कोई छीन रहा है या कोई भी हनन कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया है, इसको हृदय भी कहा गया है, इसको भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा गया है, और इसको हम लोग प्रतिभूति भी कहते हैं। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से इसका गारंटर, मतलब एक कोई गारंटर होता है ना कि हाँ भाई हम तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं, तो ये अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार की गारंटी लेता है। ठीक है, गारंटी ले रहा है कि ठीक है भैया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं तुम्हारे लिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा अनुच्छेद 32। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें देखिए बोला गया है कि मूल अधिकार मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि मूल अधिकार बनाने वाला ये मूल अधिकार कौन है, अनुच्छेद 32। ठीक है, इसमें एक और बोला गया है, इसमें बोला गया है कि न्यायिक कार्यवाही, तो न्यायिक कार्रवाई कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें क्या है, न्यायिक कार्रवाई। अब न्यायिक कार्रवाई वो कैसे करेगी सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक कार्रवाई तो ठीक है गारंटी ले रही है, लेकिन कैसे करेगी, तो अनुच्छेद 32 में ये सब भी बताया गया है कि वो कैसे न्यायिक कार्रवाई करेगी, उसका अलग अलग है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें न्यायिक कार्रवाई है। तीसरा, न्यायिक कार्रवाई में वो अनुच्छेद रिट जारी करती है। ठीक है, रिट मतलब आदेश जारी करना।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार, मतलब संविधान के अनुसार इसका उपचार क्या है? अनुच्छेद 32 में ये बोला। अनुच्छेद 32 को हम लोग आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं इसको। अनुच्छेद 32 को ये भारतीय संविधान का हृदय भी कहा गया है। अनुच्छेद 32 को ही इसको भारतीय संविधान का संरक्षण कहा गया है, यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है, मौलिक अधिकार का संरक्षण। इसको प्रतिभूति भी कहा गया है। प्रतिभूति मतलब एक तरह से गारंटर होता है कि वो गारंटी आपके मौलिक अधिकार की गारंटी कौन लेगा? तो अनुच्छेद 32 लेगा, ठीक है। देखिए इसमें फिर बोला गया है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन है? अनुच्छेद 32, ठीक है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार इसको बोला गया अनुच्छेद 32 को, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें न्यायिक कार्रवाई के बारे में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक कार्रवाई कैसे करेगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट का मतलब समझते हैं? रिट मतलब होता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश के द्वारा आपकी न्यायिक कार्रवाई करेगी, ठीक है, आदेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसके हिसाब से आपको कार्रवाई करेगी। तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जो रिट है, तो रिट को 5 प्रकार के रिट का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है, मतलब 5 आदेश जारी कर सकती है, अलग अलग चीज के लिए वो आदेश जारी करती रहेगी, ठीक है। तो वही इसमें है कि 5 रिट कौन कौन से है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि 5 रिट का क्या नाम है, कौन कौन से रिट, कौन कौन से केस में वो रिट जाता है। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिट मतलब आदेश जारी करना, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला रिट कौन सा है? तो इसमें लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार रिट मतलब आदेश जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 प्रकार के रिट मतलब आदेश जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वही देखते हैं कि 5 प्रकार का रिट में कौन कौन से 5 प्रकार है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। पहला कौन है? तो पहले रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोला गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में पहला इसमें बोला गया है कि सशरीर दूसरा सशरीर उपस्थित होना, चौबीस घंटे के अंदर उपस्थिति अनिवार्य। चौबीस घंटे के अंदर उपस्थिति अनिवार्य। सशरीर उपस्थित होना, 24 घंटे के अंदर उपस्थिति अनिवार्य, ठीक है। और एक तीसरा इसमें, दूसरा इसमें देखते हैं क्या है। परम आदेश। परम आदेश इसमें क्या है? पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, सरकारी नौकरी इसमें पब्लिक ड्यूटी के अंतर्गत, ठीक है। सरकारी नौकरी परमादेश हो गया। इसमें फिर इसमें क्या बोला गया है?
देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उपस्थित होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि बंदे का प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें पहला बोला गया है कि सशरीर मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपको उपस्थित होना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या बोला गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपकी उपस्थिति वहां पे होनी चाहिए। तीसरा इसमें बोला गया है कि आप एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें दिया गया, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, सशरीर उपस्थित होना। फिर तीसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरा इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के लिए ही ये है, ठीक है। ये है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा क्या है, परमा आदेश। परमा आदेश का मतलब एक परम आदेश, सुप्रीम कोर्ट एक परम आदेश जारी करती है, तो वो इस किसके लिए है, वो गवर्नमेंट पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी मतलब सरकारी नौकरी के लिए जो है वो एक परमादेश है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हम लोग के गांव में जो प्राइमरी स्कूल होता है उसके जो टीचर होते हैं वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है, वो ऐसे ही मतलब उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा, सैलरी वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन वो अच्छे तरह से पढ़ा नहीं पाते हैं, वो ऐसे बैठे रहेंगे, क्लास चलता रहेगा। तो उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि वो आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध का हनन हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार, यानी आपके अनुच्छेद 21 में बोला गया शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो आपको शिक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप उनके विरुद्ध, कोई भी कर्मचारी अगर है, कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट परमा आदेश जारी करेगा, ठीक है। परमा आदेश का मतलब ये होता है कि हम आदेश जारी करते हैं, हम आदेश देते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल छोड़कर, ठीक है। परमादेश में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक सर्वेंट जो है उसके विरुद्ध आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसका नाम है परमा आदेश, ठीक है। तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आदेश, परमादेश, दो आदेश, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश आदेश। फिर से एक बार देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उपस्थित होना, आपको 24 घंटे के अंदर वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। फिर दूसरा में परमादेश, दूसरा आदेश क्या है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक ड्यूटी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके लिए है कि वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, वो आपके मूल अधिकार के विरुद्ध अगर कोई भी परेशान कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी, वो आदेश के अनुसार उसको दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। अब तीसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग कि तीसरा क्या है। तीसरा क्या है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा मतलब किस वारंट के आधार पे। देखिए किस वारंट के अधिकार पर, देखिए इसका मतलब होता है कि अधिकार परीक्षा, देखिए अधिकार परीक्षा मतलब एक अधिकार जिसको, देखिए जिसको जो अधिकार दिया गया है उसका वो अगर दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी संवैधानिक उपचार के लिए, ठीक है। किस वारंट के अधिकार पे, तो कर्मचारी पद, कर्मचारी के पद का संवैधानिक
ठीक है। जांच देखिए, इसमें अधिकार अपेक्षा का मतलब ये होता है कि कई कई लोग को आप देखते होंगे कि वो बहुत ही, देखिए जैसे कोई होता है ना कि गलत तरीके से वो पद ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट, जैसे कोई वैकेंसी निकली है, उसको डायरेक्ट पैसा से देकर खरीद सकता है। जैसे वो धोखाधड़ी से वो ले सकता है, तो उसके विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय पे, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस पर आपको डाउट है कि भैया वो लगता है कि वो एग्जाम दिया नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही हो गया है, तो आप उसके विरुद्ध भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके मूल अधिकार में आ सकता है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया अधिकार अपेक्षा मतलब किस वारंट के अधिकार पर। भैया जब आप सही हैं तो आप अपना जो फॉर्म भरे हैं वो दिखाइए, आप कहाँ एग्जाम दिए वो सब दिखाइए, कि ऐसे ही थोड़ी ना आप कर दिए जाएंगे। तो अगर पकड़ा जाएगा तो आप उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो वही इसमें बोला कि अधिकारी के पद का संवैधानिक जांच इसमें की जाएगी, ठीक है। ये हमारा अधिकार अपेक्षा। अब देखते हैं चौथा क्या है। चौथा देखिए क्या है। चौथा इसमें बताया गया प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाना। जैसे बाई चांस इसमें देखिए क्या होता है ना कि ये होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए ये उसके लिए लाया गया है। जैसे कोई भी देखिए, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट ही उसको जैसे कोई देखिए जो ये हाई कोर्ट अगर होता है, तो हाई कोर्ट में क्या होता है ना, जैसे हाई कोर्ट में ये होता है कि अलग जिला का केस अलग जिला होता है। जैसे कोई भी घटना कानपुर में हुआ है तो लखनऊ में देखा जा रहा है, जैसे कोई भी घटना कहाँ की है उसको कहाँ पे देखा जा रहा है, तो वो उसके आधार पर, जैसे कोई भी धोखाधड़ी या कोई दिक्कत संवैधानिक के विरुद्ध कोई कार्य किया या संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाती है। ये स्पेशली अदालतों के लिए, कोर्ट के लिए, ठीक है। तो कोर्ट इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोले कि भैया आप सही से काम करिए। हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा मामला बहुत आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी दूसरे जिले का काम कोई दूसरा अदालत कर रहा है, तो वो जिले कोई किसी को पैसा खिला दे रहा है, वो गलत ढंग से उसको कर दे रहा है उसका, तो वही इसमें ये प्रतिषेध में तो रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। तो अदालत के लिए, ये कोर्ट के लिए है, ठीक है। तो ये इसमें कोर्ट के लिए दिया गया है कि अपने अधिकार का उल्लंघन। जैसे इसमें दूसरा दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए बोलेगा और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बोला है। इसमें क्या बोला कि अपने अधिकार का उल्लंघन वो कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर दूसरा अपने अधिकार का उल्लंघन। यदि कोई अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन कर सकता है तो उसके विरुद्ध आप प्रतिषेध, यानी सुप्रीम कोर्ट एक रोक लगा देगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक लगा दी और हाई कोर्ट भी इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक लगा देती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है वो सत्य होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है, ठीक है। अपने जो कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी कर सकती है। तो ये हमारा प्रतिषेध। अब पांचवा देखिए क्या होता है कि पांचवा हम कहते हैं उत्प्रेषण। पांचवा क्या है, उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण पे संपूर्ण रोक लगा देता है, इसको भी रोक ही लगा देगा। संपूर्ण रोक लगाना, संपूर्ण रोक लगाना या खारिज कर देना। उत्प्रेषण, ठीक है। इसमें पहला क्या बोला गया है, इसमें देखिए इसमें भी अधिकारों का दुरुपयोग।
देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए इसमें कोई भी केस होता है, जैसे कोई केस इसमें हो रहा है तो डायरेक्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट वो केस जैसे किसी गलत को फैसला सुना दी, फैसला सुनाने के बाद भी यदि आपको डाउट है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें बताइए कि ये गलत तरीके से किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उत्प्रेषण रीट का प्रयोग का जारी करेगी। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो कोर्ट, जो भी अदालत, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला कोर्ट है, वो गलत तरीके से कर दिया है, मतलब हो चुका है, वो भी एक उसको भी खारिज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जैसे संवैधानिक कानून के अनुसार न करना, ठीक है, जो भी संवैधानिक विधि है उसके अनुसार न करना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, ये ऐसे हिसाब से कोई मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट आप 5वां क्या है, उत्प्रेषण के हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आप लगा सकते हैं ये अधिकारों का दुरुपयोग, संवैधानिक कानून के अनुसार कार्य न करना, संपूर्ण लोग होना, ये क्या है, कार्य होने के बाद। ये एक तरह से तीसरा क्या है, कार्य करने के बाद। ठीक है, ये कार्य करने के बाद का मामला है 5वां। ठीक है, अगर कोर्ट कोई भी कार्य कर चुकी है तब ये मामला बनता है अनुच्छेद ये 5 वाला। ठीक है, आदेश 5। और ये प्रतिषेध क्या है, ये कार्य अगर कर रही है या फिर करने जा रही है उस पर ये रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा है, यही हमारा 5वां है। ठीक है, तो पहला, तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा, मतलब कोई भी अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगा, जैसे कोई भी सरकारी मतलब फर्जी ढंग से वो पा गया है, नौकरी कोई भी कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप सीधे वारंट जारी हो सकता है कि भैया किस अधिकार से आपको ये नौकरी मिल चुकी है, या आप कोई गलत ढंग से तो नहीं नौकरी प्राप्त की है, तो उसके अधिकार से अधिकार परीक्षा मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट लगा सकती है, आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, फिर 5वां क्या है, प्रतिषेध। ये 5, चौथा और 5वां दोनों क्या है, अदालत के लिए लगाया गया। ठीक है, अदालत के लिए लगाया, दोनों कोर्ट के लिए लगाया गया। ये कोर्ट से पहले यदि कोर्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई भी गलत काम कर रही है, जैसे गलत काम करने जा रही है तो उसके विरुद्ध अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उसके विरुद्ध आप सीधे लगा सकते हैं। ठीक है, 5वां क्या है, उत्प्रेषण। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट, यदि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि अपना कार्य फैसला सुना चुकी है तो उसके विरुद्ध भी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को आपको कार्रवाई कर देगी। ठीक है, तो यही हमारा 5 अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 5 रिट है, रिट मतलब आदेश। ठीक है, तो यही 5 रिट आदेश के द्वारा आपके मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत यही है हमारा अनुच्छेद 3, 4, 5 और 1, 2 पहले बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा है, तो इसको बढ़िया से देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए बोला गया है, इसमें आगे ये बोला गया है कि मूल अधिकार, इसमें देखिए अब आगे आते हैं अनुच्छेद 33। ठीक है, अब देखिए वो था अनुच्छेद 32, अब ये क्या है, अनुच्छेद 33। अब देखिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है, तो देखिए अनुच्छेद 32 या तो हमारा जो मौलिक अधिकार है ये आप जो है सबके जगह लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अगर कोई सेना पे अगर सेना भी कहने लगी कि भैया ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम नहीं करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। सेना में ऐसा कुछ मामला नहीं है, तो इसीलिए अनुच्छेद 33 ये कह रहा है कि कुछ मूल अधिकारों पे ये सीमित कर देता है। ठीक है, उसको रोकता है, कुछ लोगों के लिए इसको मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। ठीक है, मूल अधिकार को सीमित रखा गया, तो किसके लिए रखा गया है, तो पहला क्या हुआ, सेना हुआ, दूसरा क्या हुआ है, गुप्तचर हुआ, गुप्तचर क्या हुआ, तीसरा इसमें क्या बोला गया है, तीसरा इसमें क्या है, गुप्तचर के बाद इसमें तीसरा इसमें राजदूत के लिए बोला गया है, राजदूत। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। किसके लिए सीमित रखा गया है, तो सेना के लिए सीमित रखा गया है।
कोई गुप्तचर जो हम लोगों के देश का कोई गुप्तचर है, जैसे सीबीआई सीआईडी वगैरह सब गुप्तचर नहीं होते हैं, तो गुप्तचर रखा गया है। कोई राजदूत है, उसको भी मूल अधिकार से वंचित रखा गया है कि भैया यदि आपको जो कहा जाए वो वही करना है। सेना को जो बोला जा रहा है उसको अगर बोला जाए कि भैया आप दिन भर खड़े रहिए आप धूप में, तो धूप में खड़ा रहना पड़ेगा उनको। ये नहीं कि आप अपना मूल अधिकार वहाँ पे लगा दिए कि आप हमें मूल अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 में यही बताया गया है, मूल अधिकार को सीमित रखा गया है, सेना को, गुप्तचर को, राजदूत को, ठीक है, राजदूत को रखा गया। और इसमें एक लोग को और इसमें रखा गया है कि वो भी ज्यादा टिंग टांग करते हैं, ठीक है। तो उसको कौन है? चौथा, मीडिया क्या है ना, देखिए मीडिया क्या है कि हद से ज्यादा बोल देती है, ठीक है। मीडिया क्या है? हद से ज्यादा बोलती है। तो मीडिया के मूल अधिकार पर भी थोड़ा बहुत सीमित लगाया गया है, ठीक है। तो कौन कौन? सेना हुआ, गुप्तचर हुआ, राजदूत हुआ और मीडिया, इन लोगों पे थोड़ा बहुत मूल अधिकार को सीमित रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा मूल अधिकार है। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है अनुच्छेद 33। अब देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 समझ में आ गया। अनुच्छेद 33 देखिए ये है। अब देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि देखिए मार्शल लॉ का मतलब समझते हैं, सेना का कानून जो होता है, सेना कानून जो आर्मी उर्मी का एक अलग से कानून होता है, उसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं। वो अपने अलग हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अगर यानी मार्शल लॉ अगर जहाँ पे लागू रहेगा तो वहाँ पे आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ अगर लागू रहेगा तो वहाँ पे आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसमें अनुच्छेद 34 में क्या बताता है, मार्शल लॉ। ठीक है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि यदि मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित रखा गया है, ठीक है। सेना का मूल अधिकार को सीमित रखा गया है, यह है मार्शल लॉ, ठीक है। जैसे मार्शल लॉ, सेना का कानून लागू होने पर मूल अधिकार को, जैसे मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में या तो आपके गांव में भी अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे सेना आपके घर में भी जा सकती है, आपकी तलाशी ले सकती है, बिना कुछ आपसे पूछे हुए भी तलाशी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, सेना। तो मार्शल लॉ जहाँ पे लागू रहेगा वहाँ पे मूल अधिकार सीमित रहेगा, मूल अधिकार का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 35 क्या कहता है। अनुच्छेद 35 देखिए ये कहता है, अनुच्छेद 35 ये कहता है कि यदि मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए, ठीक है, मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए यदि उसमें कोई अगर मूल अधिकार में अगर थोड़ा बहुत कमी पड़ रहा है तो संसद क्या है उसको और भी उसमें नियम कानून ला सकती है, ठीक है। जिसे मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए संसद जो है मूल अधिकार का विस्तार कर सकती है, ठीक है। ठीक है, मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए या मूल अधिकार के प्रभाव जो है, यानी मूल अधिकार का जब प्रभाव अगर उसको प्रभाव यानी उसको देख रही है कि मूल अधिकार की जरूरत और है तो उसको मूल अधिकार उसमें विस्तार, संसद जो है उसमें विस्तार कर सकती है, ठीक है। यह मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए या उसके मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए या उसे
शक्तिशाली या मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संसद उसमें विस्तार कर सकती है। ठीक है, संसद में विस्तार करते हैं, यानी मूल अधिकार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद उसको क्या कर सकती है, उसका विस्तार कर सकती है। कम नहीं कर सकती है लेकिन उसका विस्तार कर सकती है। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। किसके लिए सीमित रखा? कुछ लोगों के लिए मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। तो सेना के लिए सीमित रखा गया है, गुप्तचर के लिए सीमित रखा गया है, राजदूत के लिए सीमित रखा गया है और मीडिया के लिए भी सीमित रखा गया है। यानी ये नहीं कुछ मीडिया कुछ भी नहीं बोल सकती है, थोड़ा बहुत सीमित रखा गया है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 मतलब मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? सेना का एक कानून होता है। ठीक है, वो सेना का कानून होता है, वो लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। ठीक है, मूल अधिकार का प्रयोग वहां पे नहीं होगा। ठीक है, मूल अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। मूल अधिकार का प्रयोग मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए, मूल अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। यानी सीमित रखा जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ अगर जहाँ पे लागू रहेगा वहाँ पे उसको सीमित रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए या उसको और अधिक शक्तिशाली या और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या है, उसमें विस्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 33, 34, 35 ये है हमारा लास्ट जो है मौलिक अधिकार का, ये लास्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ये हमारा हम लोगों का मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर पूरा 35 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार एक चीज और इसमें है। देखिए इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की सुरक्षा ठीक है। देखिए इसमें अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 केवल सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा। लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकार कानूनी अधिकार या कोई अन्य अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए एक दिक्कत आने लगा। अगर देखिए अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 क्या कहता है, अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट होता है वो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार और किसी भी अन्य तरह का अधिकार, अन्य तरह के अधिकार की भी सुरक्षा लेता है। ठीक है, कौन लेता है, हाई कोर्ट। अब जैसे मूल अधिकार, जैसे कोई भी अगर कोई नागरिक है वो क्या है, तमिलनाडु या फिर केरल या फिर कोई भी साउथ से है, ठीक है, उसके अगर मूल अधिकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई छीन रहा है, तो भाई उतना दूर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा नहीं, उसको जाने में उतना खर्च लगेगा, जा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए इसीलिए अनुच्छेद 226 लाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत दिखा है, वो तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। और हाई कोर्ट जाएगा तो उसका मूल अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार और अन्य अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी, वहां पे अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 केवल
सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। लेकिन भाई पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो कितने लोगों का देखेगा वो। इसीलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मूल अधिकार, कानूनी अधिकार और तो उनकी रक्षा कर सकता है। तो आप बताइए सबसे अच्छा कौन है, अनुच्छेद 32 है या 226 है, ठीक है। तो जो भाई जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास है उसके लिए तो अनुच्छेद 32 से तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन जो बहुत दूर के हैं उसके लिए 226 सही है, ठीक है। क्योंकि 226 इसे दूरी के हिसाब से भी सही है और आपके मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों की भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन, हाई कोर्ट, किसके अंतर्गत, 226 के अंतर्गत। तो ये रहा हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार को हम भारतीय संविधान में इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकार। तो ये रहा हम लोगों का मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, यही है हम लोगों का पूरा अनुच्छेद 32 लेकर अनुच्छेद 26 तक। ये समझ लीजिए हम लोगों का बहुत ही जरूरी है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो ये रहा हम लोगों का। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद, आपको लाभदायक हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो यहाँ पे बनाऊँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, अगर कैसा वीडियो है, ठीक है। तो कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। जय हिंद।